और सबसे पहले खबर महाराष्ट्र के सियासी समर से, जहां चुनाव प्रचार में सभी पार्टी के दिग्गजों ने पूरा दम लगा दिया है। बीजेपी की तरफ से कल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामटेक में रैली कर विदर्भ को साधने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह नांदेड़ से पूरे मराठवाड़ा को कवर करने की कोशिश करते दिखे। नांदेड़ की रैली में उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमले की झड़ी लगा दी। महाराष्ट्र में एनडीए एमवीए में महायुद्ध, चुनावी रण में उतरे बीजेपी के महारथी। भारत माता की, भारत माता की। मोदी के बाद आज शाह की हुंकार। यूपी के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटों वाले महाराष्ट्र में रोचक मुकाबला देखा जा रहा है। वहां पहले चरण के चुनाव से पहले प्रचार का शोर तेज हो चुका है। आरोप प्रत्यारोपों के नॉन स्टॉप सिलसिले ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। वहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार टक्कर होने की उम्मीद है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार में दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक रखी है। अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनाव में उतरी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां 2 दिनों में बीजेपी के 2 बड़े स्टार प्रचारक पहुंचे। कल रामटेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर विदर्भ का सियासी पारा चढ़ा दिया, तो आज नांदेड़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार से यह साफ हो गया कि मराठवाड़ा पर भी बीजेपी की नजर है। रामटेक से पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखे तंज कसे और अपने संकल्प को दोहराया। आज पीएम मोदी के उसी संकल्प को गृह मंत्री अमित शाह नांदेड़ में बढ़ाते दिखे। उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के मिशन का जिक्र किया। थोड़ा मौसम बिगड़ गया है, कांग्रेस वालों को लगता है कि मौसम बिगड़ा है, मगर मैं उनको बताने आया हूं मौसम नांदेड़ का बिगड़ा है। देश का मौसम बहुत अच्छा है, 400 पार होने वाली है। मराठवाड़ा में एनडीए को इंडिया गठबंधन कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। शायद यही वजह है कि अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर तीखे बाण छोड़े और एक एक कर शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद और कांग्रेस पर प्रहार किया। यहां पर महाराष्ट्र में 3 पार्टियां इकट्ठा हुई है, एक नकली शिवसेना, एक नकली राष्ट्रवादी और एक आधी बची हुई कांग्रेस पार्टी। अब ये हमारे यहां तो गुजरात में कहावत है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। अमित शाह के तीखे हमले का सिलसिला यही नहीं थमा, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले आपको मराठवाड़ा की सबसे अहम सीट नांदेड़ का गणित बताते हैं। 2014 की मोदी लहर में जब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन 42 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा था, उस दौरान नांदेड़ से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक चव्हाण ने करीब 82,000 वोट से जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के डीबी पाटिल को शिकस्त दी थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी के प्रताप राव चिखलीकर ने कांग्रेस के अशोक चव्हाण को 40,000 वोटों से मात दी। लेकिन इस बार अशोक चव्हाण कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल खिलाने निकल पड़े हैं। चव्हाण के साथ आने से इस बार यहां बीजेपी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। यहां शाह ने अनुच्छेद 370 और राम मंदिर को लेकर कांग्रेस को घेरा। सोनिया मनमोहन की सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। राम मंदिर को अटका कर बैठी थी, 5 ही साल में जजमेंट भी आया, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम समाप्त हो गया। अशोक चव्हाण के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी नांदेड़ के चुनावी रण पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद प्रताप राव चिखलीकर को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस से पूर्व विधायक वसंतराव यशवंत चव्हाण चुनाव मैदान में प्रताप राव को टक्कर देंगे। मराठवाड़ा की इस सीट पर मराठे असरदार हैं।
ये मराठा क्षत्रप शरद पवार के सीधे प्रभाव क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन मराठवाड़ा में मराठा वोट खींचने में इंडिया गठबंधन के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। ऐसे में शाह ने नांदेड़ से शरद पवार को भी टारगेट किया। शरद राव जी, एक बात बताइए, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार के आप कर्ता धर्ता थे। 10 साल तक आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? नांदेड़ वालों, हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जरा जोर से बोलो, मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। नांदेड़ में दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे आने के बाद ही ये साफ होगा कि बीजेपी को अशोक चव्हाण के साथ आने का कितना फायदा मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज उद्धव ठाकरे से लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कंगना ने वंशवाद का जिक्र करते हुए ये तक कह डाला कि हिमाचल की सरकार कभी भी जा सकती है। तो वहीं कंगना ने यह भी कहा कि मुंबई में उनका घर तक तोड़ दिया गया था। न कंगना रनौत का अंदाज बदला, न कंगना रनौत के तेवर बदले और न ही बदला उनका निशाना। एक वो दौर भी था जब कंगना रनौत महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से टकरा गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनौती बनी कंगना के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी हुई थी। यहाँ तक कि उनके घर पर बुलडोजर तक चल गया था। लेकिन अब वही कंगना है और वही उद्धव है और वही सियासत है, लेकिन रुख कंगना का अभी भी वही है। कंगना को बीजेपी ने हिमाचल की मंडी सीट से उतारा है, तो कंगना एक तीर से कई शिकार कर रही हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब कंगना मंडी सीट पर अपने चुनाव प्रचार में जुटी थीं और एक रैली को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कंगना रनौत ने कहा और कुछ ऐसा कहा कि उसका मैसेज हिमाचल से सीधे महाराष्ट्र तक जा पहुंचा। आज मैं ये सब पप्पुओं को, जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूँ कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। इस दौरान कंगना ने मुंबई में अपने घर तोड़ने का जिक्र किया और कहा कि ऐसे राजा बेटा मुझे हर जगह मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी मुझे कई राजा बेटा मिले जिनके खिलाफ मुंबई में मैंने आवाज उठाई। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं, यही नहीं मिले, हर जगह मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया। मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। फिर एक और पप्पू मेरी जिंदगी में आए, उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मुझे फिर डराया, फिर धमकाया, यहां तक कि उन्होंने मेरा घर तक तोड़ दिया। कंगना यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने इशारों में कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पर भी तंज कसा। जो नए लोग हैं और स्पेशली जो आउटसाइडर्स हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में भी मेरा सेम वंशवाद के साथ संघर्ष रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में भी। और अब भी मुझे अगर वंशवाद से लड़ना होगा, वैसे तो कोई पता नहीं है, वो कैंडिडेट अपना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी विचलित भी हैं और काफ़ी डरे हुए भी हैं। लेकिन अगर वो डरे हुए नहीं होते तो अपशब्द, अनाप शनाप टिप्पणी वो महिलाओं पर नहीं करते। लेकिन डरे भी हुए हैं और विचलित भी हैं, तो अभी कोई नाम तो नहीं आया है, लेकिन स्वाभाविक है, हमेशा मुझे वंशवाद से जूझना पड़ा है, तो लगता है यहाँ भी उसी तरह से जूझना पड़ेगा। कंगना के इन आरोपों का जवाब देने खुद विक्रमादित्य आगे आए और उन्होंने कंगना को भाषा की मर्यादा रखने की नसीहत डाली। हमारी बड़ी बहन, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। जाहिर है मंडी लोकसभा सीट पर कंगना रनौत को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाकर इस सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया है। ऐसे में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि विक्रमादित्य सिंह ही कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। लिहाजा विक्रमादित्य का जवाब भी बेहद दिलचस्प है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।